बेटी के घर का खाना खाने से क्यों टूट जाता है घर का सुख शांति? क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि बेटी के घर का अन्न ग्रहण करने से माता पिता को ऐसे 3 बड़े पापों का भागी क्यों बनना पड़ता है, जिनका दंड उन्हें अपने जीवन में ही दुख, अपमान और अशांति के रूप में भुगतना पड़ता है? क्या यही कारण नहीं है कि अनेक माता पिता बुढ़ापे में रोग, कष्ट और संतानों से दूरी होने का दुख झेलते हैं? अब जो विषय में आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन की वो सच्चाई है जिसका प्रभाव सुनने मात्र से नहीं बल्कि समझने और मानने से घर परिवार की दिशा बदल देता है। तो आप लोग मन को शांत रखिए, श्रद्धा को जागृत कीजिए और इस पावन कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। गांव था धर्मपुर, मिट्टी के घर, आंगन में तुलसी चौरा और दरवाजे पर बंधी हुई गाय। उस गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था, पंडित हरिदत्त। वे बहुत बड़े विद्वान नहीं थे पर मन के बड़े शुद्ध थे। उनकी पत्नी थी धर्मवती। धर्मवती का स्वभाव ऐसा था कि रोटी बनाते समय भी रोटी पर हाथ रखने से पहले मन ही मन भगवान का नाम लेती। उनके घर में जो भी आता उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, पर साथ ही मर्यादा का पालन भी उतना ही कठोर था। हरिदत्त और धर्मवती की एक ही संतान थी, बेटी, नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही बहुत समझदार, मां के साथ चूल्हे पर बैठकर दाल में नमक कम ज्यादा करना सीख गई थी और पिता के साथ बैठकर रामायण की चौपाइयां भी सुन लिया करती थी। पर समय अपनी गति से चलता है। गौरी जवान हुई और उसके विवाह का समय आया। गांव में ही एक संपन्न परिवार था, सेठ रघुनाथ का। उनके बेटे का नाम था माधव। बाहर से सब ठीक, कपड़ा अच्छा, घर बड़ा, बोलचाल मीठी, रिश्ता तय हुआ, विवाह हुआ और गौरी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। विदाई के दिन धर्मवती ने बेटी के माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बिटिया, ससुराल में सुख हो तो भी अहंकार मत करना, दुख हो तो भी घर की चौखट को दोष मत देना, और एक बात, अपने पिता का मान रखना पर अपने पिता को कभी अपनी रसोई का छड़ी मत बनाना। गौरी ने मां की बात सुनी पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाई। उसे लगा मां बस परंपरा की बात कर रही है। समय बीता, गौरी का गृहस्थ चलने लगा, पर सेठ का घर बड़ा था और बड़े घरों में दिल कई बार छोटा हो जाता है। गौरी की सास जसोदरा हर बात में ताना देती, कभी नमक कम, कभी घी ज्यादा, कभी ये कि मायके वालों ने क्या दिया, और कभी ये कि हमारे घर की बहू को तो हम बना रहे हैं। माधव स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन बाजार और बही खाते में इतना उलझा रहता कि घर की आग की लपटें उसे दिखती ही नहीं थी। गौरी धीरे धीरे भीतर से टूटने लगी, पर उसने पिता के घर खबर नहीं भेजी क्योंकि उसे पिता की इज्जत प्यारी थी। वो बस मंदिर जाकर रो लेती और चूल्हे पर आंसुओं को आंचल से पोंछकर रोटी सेंक देती। इधर धर्मपुर में पंडित हरिदत्त की हालत बदलने लगी। खेती ठीक नहीं हुई, घर में बचत कम थी, ऊपर से हरिदत्त की कमर में दर्द रहने लगा। धर्मवती ने अपने गहने गिरवी रखे, फिर भी घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। मां बाप के चेहरे पर चिंता थी, पर वो चिंता भी बेटी तक नहीं पहुंचने देते थे। एक दिन गांव में कथा प्रवचन हुआ। वहां एक महात्मा है, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में कहा, जब बेटी विदा होती है तो वो सिर्फ देह से नहीं जाती, घर की रसोई की लक्ष्मी भी साथ लेकर जाती है। बेटी के घर का अन्न उसके पति के घर का अन्न है, उसमें बेटी का अधिकार तो है पर मां बाप का अधिकार नहीं। मां बाप अगर उस अन्न को स्वीकार करते हैं तो कई बार वो अन्न नहीं, बेटी का संकोच खाते हैं। ये बात सुनकर धर्मवती का मन कांप गया। उन्हें अपनी कही हुई वही पंक्ति याद आई, अपने पिता को कभी अपनी रसोई का छड़ी मत बनाना। पर जीवन की कठिनाई सिद्धांत देखकर नहीं चलती। कुछ दिनों बाद हरिदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य मुकातु परिवादिक तरह ने दवा लिखी, पर दवा महंगी थी। धर्मवती के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके गौरी को संदेश भिजवाया, बिटिया, पिता बीमार हैं, अगर हो सके तो 2 दिन आ जा। गौरी ये सुनते ही घबरा गई। वो भागकर मायके आना चाहती थी, पर ससुराल में अनुमति लेना पड़ता। उसने सास से कहा, अम्मा, बाबूजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहती हूं। जसोदरा ने तुरंत कहा,
हमें क्या रखा है तुम्हारे मायके में, हर बार वही, जाओ तो ठीक, लेकिन ध्यान रहे हमारे घर के काम में कमी नहीं होनी चाहिए। माधव ने भी कहा जाओ पर जल्दी लौट आना। गौरी मायके पहुंची, पिता को देखकर उसकी आंखें भर आईं। हरिदत्त लेटे थे, चेहरा पीला। धर्मवती ने बेटी को देखते ही अपने आंचल से आंसू छिपा लिए। गांव के लोग भी आए, पर कोई खुलकर मदद नहीं करता, क्योंकि गरीब के लिए मदद करने का साहस भी कम लोगों में होता है। गौरी ने चुपचाप अपनी पोटली खोली, उसमें कुछ पैसे थे अपने छोटे छोटे बचाव के। उसने मां के हाथ में रखते हुए कहा ये रख लो, दवा ले लेना। धर्मवती ने हाथ पीछे कर लिया, बोली नहीं बिटिया, ये तेरे घर का पैसा है। गौरी ने कहा मां मेरा पैसा है, मैंने बचाया है। धर्मवती ने धीमे स्वर में कहा बिटिया, बेटी के घर का पैसा भी कई बार बेटी की सांसों की कीमत पर बचता है, हम नहीं लेंगे। पर गौरी जिद पर अड़ गई, उसने पैसे रखी दिए। दवा आ गई, पिता को कुछ राहत मिली। अब गौरी को लगा कम से कम कुछ तो कर पाई रात हुई। धर्मवती ने चूल्हा जलाया। घर में आटा कम था, दाल भी कम। उन्होंने फिर भी बेटी के लिए गर्म रोटी बनाई। गौरी ने मां के हाथों की रोटी खाई तो उसे बचपन याद आ गया। फिर उसने कहा मां, कल मैं अपने घर से थोड़ा अनाज और घी भिजवा दूं। यहां के लिए धर्मवती ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बिटिया, देख हम भूखे रह लेंगे, पर तेरे घर की रसोई का सामान यहां नहीं आएगा। गौरी ने पूछा क्यों मां, मैं आपकी बेटी हूं, मेरा घर आपका ही तो है। धर्मवती ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली बिटिया, तेरा घर तेरा है, हमारा नहीं। हमारा घर ये है और हमारी रोटी यहीं की है। अगर हम तेरे घर का खाएंगे तो कल लोग कहेंगे बेटी के सहारे जीते हैं, और उससे भी बड़ा डर यह है कि तेरी ससुराल इसे हथियार बना लेगी। गौरी चुप हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि मां अन्न की नहीं, अपमान की बात कर रही हैं। पर इसी बीच अगली सुबह एक घटना हुई जिसने पूरी कथा का रुख बदल दिया। गांव के एक आदमी ने, जो सेठ रघुनाथ की दुकान पर आता जाता था, जसोधरा से जाकर कह दिया बहू कल मायके गई है, वहां तो उनके घर में दाने तक नहीं। लगता है अब आपकी बहू अपने मां बाप को भी पालने लगी है। बस इतना सुनते ही जसोधरा के मन में जहर उतर गया। उसने माधव से कहा देखा, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की मायके को खींचेगी। आज पैसे भेजेगी, कल अनाज भेजेगी, परसों कहेगी मां बाप को यहां रख लो। माधव ने कहा अम्मा वो तो पिता बीमार है। जसोधरा ने ताना मारा तो क्या हमारी रसोई चलती दुकान है? जब चाहो दवा, जब चाहो खर्चा। और सुनो, कल से अगर उसके मां बाप हमारे घर आकर खाना खाने लगे तो मैं इस घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगी। अब यहां से कहानी असली शीर्षक की ओर बढ़ती है, क्योंकि जिस दिन मां बाप बेटी के घर का खाना खाते हैं, कई बार वही दिन बेटी के लिए सबसे भारी बन जाता है। गौरी अभी मायके में थी और उसे यह सब पता नहीं था। उधर हरिदत्त की हालत थोड़ी सुधरी तो उन्होंने बेटी से कहा बिटिया, अब तू लौट जा, तेरे घर की मर्यादा तेरे हाथ में है, हम पर चिंता मत कर। गौरी बोली बाबूजी आप ठीक हो जाए फिर जाऊंगी। हरिदत्त ने बहुत धीमे पर कठोर स्वर में कहा नहीं बेटी, पिता की बीमारी बड़ी नहीं होती, बेटी की बदनामी बड़ी होती है। और ठीक उसी समय दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। धर्मवती ने पर्दा हटाकर देखा, गांव का वही आदमी खड़ा था जो सेठ के यहां आता जाता था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने कहा अरे धर्मवती जी, सुना है दामाद जी का घर बड़ा संपन्न है। आजकल तो लोग बेटी के घर का खाकर भी सुखी रहते हैं, बस किस्मत चाहिए। धर्मवती का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरी ने यह बात सुनी तो उसका कलेजा कांप गया। वह समझ गई कि बात फैल चुकी है, और अगर बात फैल गई तो ससुराल में ताने बढ़ेंगे और उसके पति पर भी दबाव आएगा। हरिदत्त ने धीरे से धर्मवती की ओर देखा, मानो कह रहे हूं देख लिया, जिस डर की बात तू कर रही थी वो डर आ गया। गौरी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, आज से वो अपने मां बाप को किसी भी अपमान की परछाई से दूर रखेगी, चाहे उसे खुद कितनी भी आग पर चलना पड़े। अगली सुबह
वो मायके के आंगन में तुलसी के आगे दीप रखकर बोली, मां बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। आपका कर्तव्य मेरा धर्म है, पर आपका मान मेरे लिए प्राण से बढ़कर है। मैं आज ही लौट रही हूं, पर जाते जाते एक वचन देती हूं, आप मेरे घर का अन्न कभी नहीं खाएंगे और मैं आपको कभी उस स्थिति में आने भी नहीं दूंगी। धर्मवती की आंखें भर आई, पर उन्होंने सिर हिलाकर कहा, यही हमारी बेटी है, जाओ अपनी मर्यादा बचाओ। गौरी ससुराल पहुंची तो घर में ठंडा ठंडा ताना हवा की तरह चल रहा था। जसोधरा ने दरवाजे पर ही कहा, बहू सुना है आजकल मायके का खर्च यही से चल रहा है। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अम्मा आज से कोई खर्च किसी से नहीं चलेगा। और एक निवेदन है, मेरे माता पिता आपके भी बड़े हैं, उनके विषय में कोई भी बात घर की लक्ष्मी को अशुद्ध करती है। माधव असहज खड़ा था। गौरी ने उसी के सामने अपनी चूड़ियों के 2 सेट उतारकर थाली में रख दिए और बोली, ये मेरे अपने श्रम की नहीं, आपके घर की दी हुई है। अगर कभी मेरे मायके को दवा, वस्त्र या सहारा चाहिए होगा, मैं अपने श्रम से दूंगी, सिलाई करूंगी, पढ़ाऊंगी, पर आपके घर की रसोई को उस काम में नहीं लगने दूंगी। और एक वचन आज आपसे भी लेती हूं, मेरे माता पिता इस चौखट पर अतिथि बनकर आए तो उन्हें आदर देंगे, पर उनसे कभी थाली नहीं लगवाई जाएगी। जसोधरा पहली बार निरुत्तर हुई। माधव ने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं गौरी, मैं भी अपने पुरुषार्थ से उनकी सहायता करूंगा, पर बिना किसी को ताना दिए, बिना दिखावे के। उसी संध्या माधव और गौरी धर्मपुर पहुंचे। हरिदत्त दरवाजे पर ही उठ बैठे। गौरी ने पांव छूकर कहा, बाबूजी आपका मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। ये कुछ रुपये हैं, मेरे हाथ की कमाई, इसे स्वीकार करें, पर मेरी रसोई का अन्न नहीं, मेरी मेहनत का फल समझकर। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए, और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें।